Good morning, class. Today we will start the chapter number 15, Some Natural Phenomena. In class 7th, we have learned about the storms and cyclone. We know that the storms and cyclones can cause a lot of damage of human life and property, and these are natural phenomena. It is occurred by naturally. Now, we also learned that we can protect ourselves from this destructive phenomena to some extent. यानी 7th क्लास में हमने स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में पढ़ा था. ये नेचुरल फिनोमिनन है और इसके कारण जो डैमेज होता है उसके बारे में भी कुछ सेफ्टी हमने पढ़ी थी कि हम खुद को किस तरह से बचा सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. यानी कि इस चैप्टर में आप फर्दर 2 फिनोमिनन को देखोगे जो कि लाइटनिंग और अर्थक्वेक है. नाउ वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस कैलेमिटीज़. और इस तरह की आपदा से बचने के लिए आप कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करेंगे. यू माइट हैव सीन electric spark on the electric pole when the wire become loose or when a plug is loose in the socket. Sometimes we notice flashes of the light all over the sky during a rain and thunderstorm. तो आपने अपने घरों में देखा होगा कभी लूज वायरिंग के कारण या प्लग जहाँ सॉकेट में लगाते हैं उस टाइम कुछ इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होती है. सेम ऐसी ही कुछ स्पार्किंग आपने स्काई में देखी होगी. कब? रेनी सीज़न में, है ना. बारिश के समय में आपने कुछ स्पार्किंग क्लाउड्स के बीच में भी देखी है. और उसके बाद आपने एक आवाज़ भी सुनी होगी जो क्लाउड से स्पार्किंग के बाद आती है. तो वो जो आवाज़ आती है उन्हें हम थंडर कहते हैं. और लाइटनिंग होना यानी वो जो स्पार्किंग होना है वो लाइटनिंग कहलाता है. यानी कि जब बहुत सारे क्लाउड्स जो होते हैं उनमें चार्जेस के कारण जब कुछ स्पार्किंग होती है तो वो इलेक्ट्रिक स्पार्क लाइटनिंग कहलाता है. लाइटनिंग अकर बिकॉज ऑफ मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम क्लाउड एंड वन पार्ट ऑफ द क्लाउड टू द अनदर एंड फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड. अब ये जो चार्जिंग होती है ये कैसे होगी जब 2 क्लाउड जिनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, है ना. ये चार्जेस जब 2 क्लाउड आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ये चार्जेस एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड की ओर जाने की कोशिश करते हैं. तो इस क्लाउड का जो सडन मूवमेंट होता है इसके कारण इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है. या ऐसा भी हो सकता है कि ये क्लाउड के जो चार्जेस है वो ग्राउंड तक आते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है. और इसी प्रोसेस को हम लाइटनिंग कहते हैं. नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन लेट फर्स्ट लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पहले हम पढ़ेंगे तब जाकर हमें लाइटनिंग प्रोसेस समझ में आएगी कि कैसे ये स्पार्किंग होती है. तो उसके लिए हम एक्टिविटी फर्स्ट देखेंगे. टेक अ प्लास्टिक कॉम, ब्रिंग इट नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, द कॉम डज नॉट अट्रैक्ट दैम. आपने ये एक्टिविटी घर में भी की होगी. जनरली जब आप एक कॉम लेते हो और पेपर पीसेस के पास जैसे ही उसे ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो उसे अट्रैक्ट नहीं करता. लेकिन जब आप उस कॉम को अपने हेयर से, ड्राई हेयर से रब करते हैं तो उसके बाद जब आप इस पेपर पीसेस के पास इस कॉम को ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि पेपर पीसेस बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं इस कॉम से. इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो चुका है. कैसे चार्ज हुआ? रबिंग प्रोसेस से. आपने इसे रब किया है हेयर से जिसके कारण इसमें चार्ज जनरेट हो गए हैं. नाउ अब हम देखेंगे चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है. लेट्स परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी. व्हेन यू रब एन इन्फ्लेटेड बैलून विथ अ वुलन मटेरियल एंड प्लेस इट नियर अ वॉल. मतलब आप जनरली किसी बैलून को लीजिए, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, ठीक है, जिसमें एयर फील होती है. ऐसे बैलून को लेकर किसी वुलन या ऊन के मटेरियल से रब करेंगे और उसके बाद उसे वॉल के पास ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक वॉल से चिपक जाएगा. Rubbing a comb against dry hair and rubbing a balloon against a woolen material produce a kind of force in them. मतलब आपने दोनों एक्टिविटी में देखा कि जब आपने कॉम को हेयर से रब किया और जब आपने बलून को वुलन क्लोथ से रब किया
तो दोनों में एक टाइप का फोर्स जनरेट हुआ है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगे हैं। जैसे कि कॉम ने जो पेपर पीसेस थे उसको अट्रैक्ट किया है, सेम उसी तरह बैलून को जब आप वॉल के पास ले जाते हैं तो वॉल को अट्रैक्ट करता है और वॉल से चिपक जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स इनमें आया है वो अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों ही टाइप का हो सकता है। और इस तरह का फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में जनरेट होता है जिसके कारण वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या फिर रिपेल, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। द कॉम and the balloon are said to be electrically charged when they are rubbed against dry hair and woolen material as they acquire a electric charge। मतलब जब हमने इस कॉम्ब और बैलून को रब किया था तो हमने ये कहा कि इनमें एक फोर्स आ गया जिसके कारण ये अट्रैक्ट करने लगे ऑब्जेक्ट को। तो ये जो फोर्स आया है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ये फोर्स किसके कारण आया है? चार्ज के कारण। जब हमने इसे रब किया था तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो चुके हैं और ये जो चार्जेस होते हैं जैसे ही हम किसी दूसरी बॉडी के पास इसे ले जाते हैं तो वो चार्ज इनकी बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी तरह एक बॉडी जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उन्हें हम चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। यानी रब करने से जब इस बॉडी के ऊपर यानी कॉम या बैलून इसके ऊपर जो चार्ज जनरेट हुए इस तरह की बॉडी को हम चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। और इस तरह किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करना या इलेक्ट्रिक चार्ज देना, ऐसी प्रोसेस चार्जिंग कहलाती है। चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट वेरी विथ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और आप जो मेथड आपने अभी देखी एक्टिविटी से जिसमें आपने किसी ऑब्जेक्ट को रब करके उसे चार्ज किया या उसके ऊपर चार्ज जनरेट किए हैं तो ये चार्जिंग प्रोसेस कहलाई। लेकिन ये कौन सी चार्जिंग प्रोसेस कहलाती है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रब करके उसके ऊपर चार्ज जनरेट करते हो, इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने कहा कि किसी बॉडी को रब किया यानी चार्ज कर दिया दैट मीन्स उसके ऊपर चार्जेस जनरेट हो गए। अब वो चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन इट रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इज कंसिडर्ड एट पॉजिटिव। यानी सबसे पहले जब हमने इस चार्ज को फाइंड आउट किया था, इसलिए हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी, उस समय हमने ग्लास रॉड को रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ। ठीक है, और जो ग्लास रॉड पर चार्ज आया था उससे तब से ही हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। जबकि हमने एबोनाइट रॉड को फर के साथ या वूल के साथ रब किया था तो उस समय एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज था उसे क्या कंसिडर किया जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह जब फर्स्ट टाइम जब चार्ज का इन्वेंशन हुआ था, चार्ज के बारे में पता लगाया गया था, तब से ही जो ग्लास रॉड पर चार्ज आया उसे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज होता है उसे नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और यहीं से हमने ये कंसेप्ट निकाला था कि चार्जेस टू टाइप के होते हैं, टू टाइप दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या थे? जिन्होंने इस चार्ज के बारे में पता लगाया था कि चार्ज क्या होते हैं। और ये जो ग्लास रॉड को सिल्क से रब करना और एबोनाइट को फर से रब करना, ये जो एक्टिविटी हुई थी और उस समय जो चार्ज के नाम दिए गए थे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही डिस्कवर्ड किया था कि चार्जेस टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद उन्होंने एक और कंसेप्ट दिया था कि चार्जेस जो होते हैं सेम टाइप के, यानी कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में रिपेल होगा या दो नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में रिपेल होगा। रिपेल करना मतलब एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाना, एक दूसरे से दूर हो जाना, उसे हम रिपल्जन या रिपेल करना कहते हैं। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, या नेगेटिव पॉजिटिव को करता है। ठीक, अब ये एक्टिविटी हमें देखना है कि लाइक चार्जेस कैसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसके लिए हम सिंपली दो ग्लास रॉड लेंगे और दो एबोनाइट रॉड लेते हैं और एक सिल्क का क्लॉथ लेते हैं और दूसरा फर का क्लॉथ लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ग्लास रॉड को सिल्क का जो क्लॉथ है उससे रब करना है और रब करके उस रॉड को इस तरह से
हैंग कर देना है, लटका देना है, ठीक है, और सिल्क के थ्रेड से उसे बांध देना है, ठीक। अब दूसरी ग्लास रॉड लेना है आपको और दूसरी ग्लास रॉड को उसी तरह सिल्क के क्लॉथ से रब करके उसके पास जो सस्पेंड की हुई है, पहले से लटकाई हुई रॉड है, उसके पास ले जाना है। तब आप देखेंगे कि जो पहले वाली रॉड थी उसे भी सिल्क से रब किया था, यानी कि उस रॉड पर जो चार्ज आ चुके थे वैसे ही चार्ज दूसरी वाली रॉड को जब रब करते हैं तब उसके ऊपर जनरेट हो जाते हैं। इस तरह से दोनों ग्लास रॉड पर जो चार्ज आए थे वो पॉजिटिव चार्ज होंगे या सेम टाइप के चार्ज होंगे, और इस तरीके से वो सेम टाइप के चार्ज होने के कारण दोनों रॉड के बीच में रिपल्जन होता है, दोनों रॉड एक दूसरे को प्रतिकर्षित या अपोजिट फोर्स लगाती हैं। तो इस डिस्कशन से हमें क्या पता चला, इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि ग्लास रॉड जो थी उसको दोनों ही सेम टाइप के सिल्क क्लॉथ से रब किया था, और दोनों सिल्क क्लॉथ थे और दोनों ग्लास रॉड थी, इसके कारण दोनों एक्सपेरिमेंट में ग्लास रॉड पर सेम टाइप का चार्ज आया था, और सेम टाइप का चार्ज आने के कारण जब उनको पास में लाया गया दोनों रॉड को तो उनके बीच में रिपल्जन हुआ। इससे हमें ये समझ में आया कि सेम चार्जेस यानी कि लाइक चार्जेस, सेम मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पार्ट बी में हमने एबोनाइट रॉड को फोर्स से रब किया है और इसी तरह सिल्क थ्रेड से उस एबोनाइट रॉड को हैंग कर दिया। सेकेंड एबोनाइट रॉड को लेकर फोर्स से रब किया और जो ऑलरेडी हैंग है उस रॉड के पास ले गए। तो वहाँ पर हमने देखा कि दोनों केस में हमने दोनों एबोनाइट रॉड को सेम टाइप के फर से या क्लॉथ से हमने रब किया है, तो जो दोनों एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज आया है वो सेम टाइप का होगा। और ऐसा करने से जब हम दोनों रॉड को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों रॉड के बीच में रिपल्जन फोर्स काम करता है, दोनों एक दूसरे को दूर करती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि ग्लास रॉड पर जो चार्ज था उसे हमने पॉजिटिव नाम दे दिया और एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज था उसे हमने नेगेटिव नाम दिया, और इससे हमें ये कंक्लूजन निकला कि दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो भी रिपल्जन फोर्स लगेगा और दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो भी रिपल्जन फोर्स लगेगा। इसका मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक्टिविटी थर्ड आपको ये इंडिकेट करती है कि अगर लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसका मतलब है जो अनलाइक चार्ज होंगे उनके बीच में क्या होगा, क्या उनके बीच में भी रिपल्जन फोर्स होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसके लिए हमने इस एक्टिविटी को देखेंगे। एक्टिविटी थर्ड में बताया गया है कि एक ग्लास रॉड है, उसे आप वूल या सिल्क के क्लॉथ से रब करके उसे हैंग कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी वाली रॉड लीजिए एबोनाइट की, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों सेम टाइप की रॉड लेकर देख लिया, दोनों में रिपल्जन हुआ है, तो हम यहाँ पर एक रॉड सिल्क से रब करके ग्लास वाली ले लेते हैं और दूसरी रॉड एबोनाइट की ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहली वाली रॉड जो थी उसको ग्लास रॉड थी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लास रॉड ही लिए। तो ग्लास रॉड को रब करके हमने सिल्क थ्रेड से बांधकर लटका दिया, और दूसरी वाली रॉड है एबोनाइट की जिसे हमने वुलन क्लॉथ से या फर से रब करके उसके पास ले गए। तो जैसे ही दोनों आपस में कांटेक्ट में आती है तो दोनों रॉड के बीच में अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ग्लास रॉड पर जो चार्ज था वो अलग था और एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज था वो अलग था। इसका मतलब है कि जो भी दो अलग अलग चार्ज होंगे जिसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। और इस एक्टिविटी से हमें समझ में आया कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Now repulsion is the sure test of electrification. You have seen that a charged body can attract another body with opposite charge. आपको समझ में यह आ गया कि अगर एक बॉडी है जो चार्ज्ड है यानी उस पर जिस भी तरह का चार्ज होगा वो हमेशा उसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी जिस पर उस बॉडी के जस्ट अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा उस बॉडी की ओर अट्रैक्ट होगी जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन बाय अ चार्ज्ड बॉडी डज नॉट इंडिकेट वेदर द बॉडी इज बीइंग टेस्टेड इज चार्ज्ड और नॉट।
यानी आप केवल अट्रैक्शन से ये पता नहीं कर सकते कि वो बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। व्हेन द बॉडी बीइंग टेस्टेड इज रिपेल्ड बाय द चार्ज बॉडी, यानी कि अट्रैक्शन से आप खाली ये पता नहीं कर सकते कि दोनों बॉडी चार्ज है या नहीं, या दोनों में से एक चार्ज है या नहीं, लेकिन रिपेल जब दो बॉडी एक दूसरे को करती है, इससे आप श्योरली पता कर लेते हो कि दोनों बॉडी चार्ज है या नहीं है। क्योंकि रिपेल प्रोसेस तभी हो सकती है जब दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्ज होता है, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि दोनों ही बॉडी चार्ज हैं। यानी कि रिपल्जन जो होता है वो श्योर टेस्ट होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, या श्योर टेस्ट होता है ये पता करने का कि दोनों बॉडी पर चार्ज है या दोनों बॉडी चार्ज्ड बॉडी है या नहीं है। ठीक है, टू टेस्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द नेगेटिवली चार्ज बॉडी नियर टू द बॉडी बी टेस्टेड वन बाय वन। अब आपको क्या करना है, किसी बॉडी के बारे में ये पता करना है कि अगर वो चार्ज है या नहीं है, तो आप उसके पास एक बार पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले जाइए और एक बार नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले जाइए। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव का मतलब ऐसी बॉडी जिसकी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो आप देखेंगे कि जो अनचार्ज्ड बॉडी है, जिस पर कोई चार्ज ही नहीं है, वो दोनों ही रॉड से वन बाय वन चार्ज हो जाएगी, मतलब दोनों को ही अट्रैक्ट करेगी। अगर आप अनचार्ज बॉडी के पास पहले पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले जाएंगे तो वो उसको भी अट्रैक्ट करेगी, और उसी अनचार्ज बॉडी के पास अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले जाते हैं तो वो उसे भी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, लेकिन इफ इट इज़ रिपेल्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, मतलब अगर वो बॉडी है जो अननोन है आपके लिए, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ले जाने पर रिपेल कर रही है, इससे आप ये पता कर लोगे कि उस बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले जाने पर उसे रिपेल कर रही है, तो आप ये पता कर लोगे कि वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। यानी कि रिपल्जन आपका एक श्योर टेस्ट है जिससे आप बता सकते हो कि कोई भी अननोन बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। ठीक है, सो रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होते हैं एटम के अंदर। तो हमें पता है कि पूरी हमारी सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स होते हैं, वो उन सभी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। ठीक है, जो बहुत छोटा सा इसका होता है, और वो एटम किससे मिलकर बना होता है? थ्री मेन पार्टिकल। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज एंड द न्यूट्रॉन हैज़ अ नो चार्ज। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हमारी सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स है उन सभी की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, सभी एटम से मिलकर बने हैं, और इस एटम के अंदर थ्री मेन पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इन एन एटम अंडर अ नॉर्मल कंडीशन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम किसी नॉर्मल बॉडी की बात करते हैं जिसके अंदर जो एटम होंगे, उस एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के नंबर इक्वल होते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि वो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है दोनों में से एक भी चार्ज का ज़्यादा ना होना। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों ही ज़्यादा है यानी दोनों ही इक्वल है तो वो न्यूट्रल कहलाएगी, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से। ठीक है, तो उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर बढ़ जाता है तो उसे हम नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। जबकि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, आप याद रखिएगा कि किसी भी एटम में से प्रोटॉन की काउंटिंग कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती, केवल मूवमेंट होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। यानी कि वो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है
या दे सकता है, वो प्रोटॉन के साथ शेयरिंग कभी नहीं करता। तो अगर वो एटम है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बढ़ जाएगी उसके अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उससे। इसके लिए वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज कहलाता है। और अगर वो अपने अंदर जो पहले से इलेक्ट्रॉन थे उसको वो डोनेट कर देता है या दे देता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, उसके अंदर जो प्रेजेंट प्रोटॉन है उसके कंपैरिजन में। तो इस तरीके से उस पर प्रोटॉन की काउंटिंग बढ़ने के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कहलाता है। तो अब किसी भी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है इसका मतलब वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग ज़्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज है, और अगर प्रोटॉन की काउंटिंग ज़्यादा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जनरली सारे मैटर तो न्यूट्रल होते हैं, तो फिर वो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज कैसे बन जाते हैं, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के गेन करने या डोनेट करने के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये चार्जिंग मेथड कैसे होती है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ चार्जिंग आर 3 टाइप्स, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। नाउ फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमने देखा है कि हम किसी प्लास्टिक कॉम को जब रब करते हैं ड्राई हेयर से तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और जिसके कारण वो छोटे छोटे पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि रब करने से उस कॉम पर जो चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पर रब मतलब फ्रिक्शन हुआ। आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में रबिंग कर रहे हो, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और जिसके कारण उसके ऊपर चार्ज आया है। जैसे आप एबोनाइट रॉड को फर से रब करते हो, आप ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हो। इन दोनों ही केस में एबोनाइट रॉड पर भी चार्ज आ जाता है, ग्लास रॉड पर भी चार्ज हो जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी दोनों के बीच में रब होना या फ्रिक्शन प्रोसेस के थ्रू चार्ज होना। और रब करने से क्या होता है, एक बॉडी के चार्जेस दूसरी बॉडी के चार्जेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा करने से दोनों बॉडी चार्ज्ड हो जाती हैं। अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर दूसरी बॉडी पर जाते हैं, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वो बॉडी में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कम हो जाएगी। इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और दूसरी वाली बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। जैसे आप एबोनाइट रॉड को फर से रब करते हैं, तो एबोनाइट रॉड पर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज हो जाना मतलब क्या होता है, जो फर होता है फर के ऊपर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ चले जाते हैं, उस एबोनाइट रॉड पर। ऐसा करने से फर के अंदर या फर के एटम के अंदर प्रोटॉन की काउंटिंग ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कम। तो फर जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो एबोनाइट रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बढ़ गई है। तो इस तरह से फ्रिक्शन मेथड से आप दो ऑब्जेक्ट को रब करके उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करवा के दोनों को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। बहुत सिंपल मेथड है। कंडक्शन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट को आपस में कॉन्टेक्ट में रखना, उन्हें आपको रब करने की या फ्रिक्शन मेथड की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली आप एक अनचार्ज्ड बॉडी को टच करते हैं किसी भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बॉडी से, तो वो अनचार्ज्ड बॉडी के अंदर भी सेम चार्ज आ जाता है। यानी कि आप कोई ऐसी बॉडी है जिसको आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से रब कर रहे हो, रब क्या सिंपल कांटेक्ट में ला रहे हो, तो अगर वो अनचार्ज्ड बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास ले जाने से वो अनचार्ज्ड बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। उसी तरह उसे अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास ले जा रहे हो तो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से अनचार्ज्ड बॉडी को टच करवाना किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बॉडी से, जिसके कारण उस पर सेम टाइप का चार्ज आ जाता है, उससे हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। और चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय कीपिंग इट नियर अ चार्ज्ड बॉडी बट नॉट टचिंग इट इज कॉल्ड अ चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप एक बॉडी को, एक चार्ज्ड बॉडी को दूसरी बॉडी से विदाउट कांटेक्ट बनाए चार्ज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंडक्शन मेथड। यहाँ पर कांटेक्ट नहीं होता दोनों बॉडी के लिए, इसलिए इंडक्शन प्रोसेस में नो चार्ज फ्लो फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी टू
अनचार्ज बॉडी। जैसे आपने अभी कंडक्शन प्रोसेस में देखा कि कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है यानी कि उस पर प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो वो दूसरी अनचार्ज बॉडी को भी पॉजिटिवली चार्ज कर देगी, और नेगेटिवली चार्ज है तो वो भी नेगेटिव, जो अनचार्ज बॉडी है उसको भी नेगेटिव कर देगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चार्ज्ड है उस पर उसके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो शिफ्ट होकर दूसरी वाली को चार्ज कर देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके बीच में कांटेक्ट होता है। बट इंडक्शन प्रोसेस में कांटेक्ट नहीं होता। इसका मतलब कोई चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि फिर बिना कांटेक्ट से या बिना चार्ज ट्रांसफ़र से एक बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकती है? तो इसके लिए हम सिंपल मेथड देखेंगे कि व्हेन द बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज, सपोज कर लो एक बॉडी है जो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसको क्या करेगी? उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। ठीक है, आप इसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। हम इंडक्शन का डायग्राम बनाते हैं। ये बॉडी है एक, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक अनचार्ज बॉडी है जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के चार्ज है। तो जैसे ही इस बॉडी को इसके पास ले जाएंगे, इसे टच नहीं करवाना है, तो क्या होगा? इस बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी ये अनचार्ज है मतलब इसके ऊपर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है? बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल है। पर पॉजिटिवली चार्ज के पास जैसे ही इसे लाया जाता है तो बिना कांटेक्ट के ही जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सब इसकी तरफ आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब इससे दूर भाग जाते हैं। तो इस वाले हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बचता, इस वाले हिस्से पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है क्योंकि इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना, और पॉजिटिव इससे रिपेल होगा तो इस बॉडी पर जितने प्रोटॉन्स थे वो सब एक साइड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा करने से जैसे ही आप इसकी अर्थिंग कर देते हो, अर्थिंग मतलब इसे किसी दूसरे कंडक्टर से जोड़ देते हो, तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज है वो सब इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इस केस में ये बॉडी कैसी होगी? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज बचती है। तो ऐसा करने से आप एक बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास अगर ले जाएंगे तो वो बॉडी उस पर अपोजिट चार्ज जनरेट कर लेती है ड्यू टू द नियरर एंड ऑफ द अनचार्ज बॉडी। देखो अब यहाँ पर लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही ले गए तो नियरर एंड जो भी होगा, मतलब ये वाला हिस्सा ये इससे दूर है, ये वाले से ये वाला हिस्सा ज़्यादा पास है, तो ये जो नियरर एंड होगा अनचार्ज बॉडी का, उस पर क्या होंगे? सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता और इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाता। तो जो भी जिस तरह की बॉडी आप इसके पास ला रहे हो वो एक्शन ये परफॉर्म करेगा। अगर आप नेगेटिव ला रहे हो तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे, और अगर आप पॉजिटिव ला रहे हो तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस आपको इस थ्योरी में बताई गई है, और ऐसा करने से आप जो दूसरी तरफ जो इससे रिपेल होकर चार्ज गए थे उसे आप अर्थिंग कर दो या किसी वायर से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो सारे चार्जेस इसके थ्रू फ्लो हो जाते हैं। तो बचता सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से वो बॉडी जो भी चार्ज आप लाओगे उसके पास, जैसे पॉजिटिवली चार्ज आई है तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी, और अगर आप इसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास ले जाते हो तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। इस तरह की प्रोसेस को हम इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, जो कि रिपल्जन और अट्रैक्शन प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि कैसे कोई चार्ज शिफ्ट होते हैं और रिपल्जन अट्रैक्शन प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।